ज्वाइन किया है। इसमें हिमाचल वाले बच्चे हैं? यस मैम। दिल्ली वाले? यस मैम। यस। इतने कम बच्चे कैसे? Only 13 students are there. 25 में से आज 23 बच्चे आए हैं। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। दीक्षांत क्यों ज्वाइन नहीं हो पा रहा? क्या क्या परेशानी आ रही है? दीक्षांत हिमाचल का है ना? यस मैम। हाँ, उसका मैसेज भी आ रहा है। एक सेकंड रुको। ये हिमाचल वालों बच्चों को कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या ज्वाइन करने में? मेरा तो हो गया मैम ज्वाइन। ठीक। तो हम लोग कर रहे थे, कैपेसिटर कर रहे थे ना। तो कैपेसिटर में आज हम लोग शेयरिंग ऑफ चार्जेस करेंगे। उससे पहले दिस इज द रिवीजन क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज द रिवीजन क्वेश्चन, ट्राई दिस। आ गया। ठीक है, अब ये वाला सवाल करो सभी बच्चे। देखो इसमें क्या निकालना है, और इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, तो सॉल्व करो।
देखो इसमें इस क्वेश्चन में दो केस हैं। एक बार तो बैटरी डिस्कनेक्टेड है बिफोर यू स्टार्ट डिक्रीजिंग द प्लेट सेपरेशन, ठीक है। प्लेट की जब सेपरेशन आपने डिक्रीज करी उससे पहले बैटरी कनेक्टेड है, और दूसरे में बैटरी क्या है, कनेक्टेड रहेगी जब आप सेपरेशन को रिड्यूस कर रहे हो। तो दो केसेस हैं। टेक योर टाइम, सॉल्व करो, आंसर मुझे बताओ। आई कैन रीड द चैट बॉक्स। कैपेसिटर कर रहे थे तो कैपेसिटर का ही सवाल है। देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस सी नॉट है। इस चार्ज यूजिंग अ बैटरी, एक बैटरी से उसको चार्ज किया गया जिसका ईएमएफ इतना है। तो आपको बताना है कि एक्सटर्नल वर्क डन कितना लगेगा जब आप उस प्लेट की सेपरेशन को हाफ टाइम्स रिड्यूस कर दोगे, ठीक है। रिड्यूस करिए। अब पहला केस है कि रिड्यूस करने से बैटरी को क्या कर दिया भाई, डिस्कनेक्ट। पहले ये था चार्ज हो रहा है वी नॉट तक, अब इसके बाद क्या कर दिया, इसको डिस्कनेक्ट कर दिया। डिस्कनेक्ट कर दिया, अब इसकी सेपरेशन को रिड्यूस करो। और दूसरा क्या है, बैटरी कनेक्टेड रहेगी। दोनों में अब मुझे बताओ क्या आंसर आएंगे दोनों के। पहले ए सॉल्व करो फिर बी। पुराने अपने नोट्स में जाओ, मैंने वर्क एनर्जी इक्वेशन लिखवाई है, एनर्जी इक्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन वाली। करो बच्चों सवाल, पहले का आंसर बताओ फटाफट। तनीषा, क्रिश, कार्तिक, कनक, जैस्मीन, इशिता, गुनगुन, दीक्षांत, दिव्यांश, आयुष, आर्यन, अनुराग, अनिरुद्ध, अक्षिता। देखते हैं कौन सॉल्व करेगा सबसे पहले। अच्छा बच्चों, नोट्स रिवाइज करते हो घर जाके? हैंड रेज करना जो बच्चे नोट्स रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो अगर नोट्स रिवाइज करते हो तो जिन्होंने हैंड रेज किया है उनसे ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। ठीक है चलो करो। सेम सवाल क्या है भाई, देखो यहाँ ये सवाल है, ये कराया था मैंने, ये पूरा इसी के जैसा ही है। ये इक्वेशन लिख लो नोट करके, अब इस इक्वेशन के हिसाब से तो करो। इसके हिसाब से बैटरी का वर्क डन और एनर्जी चेंज निकालना है। फिर बहुत अच्छा टॉपिक करेंगे, शेयरिंग ऑफ चार्ज। बताओ, तुम ही करोगे, मैं आगे नहीं बढ़ूंगी नहीं, क्योंकि ऐसे चार सवाल करा चुके। कर, मैं नहीं बढ़ूंगी आगे, आज क्लास यहीं अटकी रहेगी जब तक कोई भी एक बच्चा मुझे इसका आंसर नहीं कर देता। आई विल नॉट मूव। एक आंसर बताओ।
हाँ दीक्षांत क्या कह रहे हो? तुम्हारा हैंड रेज है अभी। देखो, ऐसे करोगे, ऐसे पढ़ाई होगी तो ऐसे तो मैं बता रही हूँ, ऐसे तो जेई नहीं निकलने वाला है, क्योंकि तुम वही क्वेश्चन नहीं कर पा रहे जो मैं ऑलरेडी क्लास में 4 बार करा चुकी हूँ। हाँ भाई, गुनगुन क्यों नहीं हो रहा क्वेश्चन? दीक्षांत क्यों नहीं हो रहा? रीजन क्या है? अनम्यूट करो, रीजन बताओ। मैम CV स्क्वायर। किसका आंसर है सीवी स्क्वायर? मैम इशिता, फर्स्ट वाला जो डिस्कनेक्टेड है। पहले वाले का? और किसका क्या आ रहा है? गुनगुन का आंसर क्यों नहीं आया अब तक? सॉल्व कर रहे हैं, 1 मिनट। इतना टफ तो नहीं है। दीक्षांत, दिव्यांश, देखो भाई, पहला पार्ट अगर करते हैं, क्या था? एक कैपेसिटर है जिसको एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ था, ठीक है, जिसका कैपेसिटेंस सी नॉट है और उसका पोटेंशियल जो बैटरी का है वो वी नॉट है। तो इसके पास इनिशियल चार्ज कितना आएगा? सी नॉट वी नॉट। इसके पास इनिशियल एनर्जी कितनी आएगी? हाफ सी वी नॉट स्क्वायर, राइट। अब क्या हुआ, फाइनली क्या किया, आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। ऐसा है कैपेसिटर। अब इसकी डिस्टेंस को रिड्यूस किया है ना, इसका मतलब चेंज अब कैपेसिटर इसके सी में आएगा। अब मान लो कि जो सी है यहाँ पे, जो सी नॉट है वो है आपका ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, मतलब इन दोनों इसकी डिस्टेंस है प्लेट्स की डी, ठीक है। अभी क्या करना है सेकंड स्टेप में, कि आपने बैटरी को रिमूव कर दिया है और आपने धीरे धीरे इस डिस्टेंस को कितना रिड्यूस कर दिया है, d/2 रिड्यूस कर दिया है। तो सबसे पहले सी नॉट देखो कितना हो जाएगा, सी नॉट कितना हो जाएगा, ए एफ सी नॉट डैश की बात करो, सी डैश निकालेंगे, ए एप्सिलॉन नॉट बाय d/2, तो यहाँ पे तो ये कितने टाइम्स आ गया, 2a/d। हाँ, तो ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ सी नॉट, ठीक है, सी डैश इतना आ गया जो चेंज हुआ। अच्छा, अब बात आती है पोटेंशियल की भी, पोटेंशियल चेंज होगा कि नहीं होगा? बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया, होगा। हाँ कम होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल चेंज होगा। तो जब मुझे यू फाइनल का फॉर्मूला लिखना है हाफ सी नॉट, जहां मैं वी लगाऊंगी तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, वी डैश स्क्वायर। और मुझे नहीं पता कि पोटेंशियल कितना चेंज हुआ है, क्या मुझे पता है पोटेंशियल कितना चेंज हुआ है? नहीं। तो मैं यहाँ पे अब कौन सा फॉर्मूला लिखूं एनर्जी का, क्यू स्क्वायर बाय 2c, क्योंकि बैटरी के रिमूव होने पर चार्ज कैसा रहने वाला है, कांस्टेंट है ना, चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट। बस चेंज कौन कौन से पैरामीटर हुए थे जो हमने डिस्कस किया था, पोटेंशियल और कैपेसिटर, ये डिस्कस होंगे, तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगी, क्यू स्क्वायर बाय 2c डैश, ठीक है। 2c डैश, सी डैश कितना है, 2 टाइम्स ऑफ सी नॉट, यानी ये हो गया 4 टाइम्स ऑफ सी नॉट। क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, क्यू स्क्वायर चार्ज उतना ही रहेगा, कितना, सी नॉट वी नॉट, सी नॉट स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर, चार्ज इनिशियल फाइनली बराबर रहेगा। तो क्यू नॉट को मैं क्या लिख सकती हूँ, सी नॉट वी नॉट, तो ये वैल्यू यहाँ रखी, तो कितना आ गया 1/4 सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। आपके पास यू आई हो गया, यू फाइनल हो गया। अब चाहिए वर्क डन बाय बैटरी, कितना आएगा वर्क डन बाय बैटरी? जब बैटरी है ही नहीं तो बैटरी क्या काम करेगी, बैटरी को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया है ना। तो इक्वेशन लगाओगे, वर्क डन बाय बैटरी प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस हीट, यही था एनर्जी कंजर्वेशन। वर्क डन बाय बैटरी है ही नहीं क्योंकि बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया,
तो जब बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद आपने वर्क किया है तो बैटरी का वर्क डन तो 0 हो गया, ठीक है। और हीट भी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि कैसे मूव कर रहे हैं, स्लो प्रोसेस है, रिड्यूसिंग द प्रोसेस ऑफ द प्लेट, धीरे धीरे रिड्यूस करेंगे। तो आपका इससे हीट भी 0, यानी वर्क डन जो है वो डायरेक्ट किसके बराबर आ गया, चेंज इन एनर्जी। निकालो, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कितना आया है, कितना आंसर आ गया भाई, कितना आंसर आया माइनस करके, -1/4 C naught -1/4 CV स्क्वायर, यही आया। यस मैम यही आ रहा है। तो यही आंसर है। तो इसमें क्या मैंने नया कुछ पूछ लिया, अब इसका दूसरा पार्ट करिए। सॉल्व द सेकंड पार्ट। देखो सिलेबस भी कंप्लीट कराना है, अगर तुम इतना स्लो चलोगे तो फिर कैसे करेंगे। इसका सेकंड पार्ट ये रहा। अब इसमें क्या है, बैटरी को कनेक्टेड रखा है, मतलब पोटेंशियल पे कोई चेंज नहीं आएगा। अब तुम्हारे लिए और आसान हो गया, ठीक है। बैटरी को चेंज सेम रखा है, बताओ। आंसर मैच कर लेती हूँ। हाँ एकदम सही आंसर आया, पहला हमारा -1/4C, ठीक है। दूसरे में पर ये याद रखना, यहाँ पे देखो बैटरी कनेक्टेड है तो वर्क डन बाय बैटरी भी फाइंड करोगे, ठीक है। दूसरे में वर्क डन बाय बैटरी भी फाइंड करोगे। हाँ जैस्मिन का एकदम सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड, वेरी गुड जैस्मिन। जैस्मिन का आंसर एकदम सही आया। अब देखो अब क्या किया है, कि आपके पास जो कैपेसिटर था, जिसके पास सी नॉट था कैपेसिटेंस, एंड इसके पास जो पोटेंशियल था वो वी नॉट था, ठीक है। अभी इसको क्या करा, फाइनली भी बैटरी से कनेक्टेड किया, बट इसका क्या चेंज कर दिया, कैपेसिटेंस। तो इनिशियली सी नॉट वी नॉट रहेगा, सी डैश क्या हो जाएगा हमारे पास भाई 2 टाइम्स ऑफ सी नॉट। अब वी फाइनल भी क्या रहेगा, ये इनिशियल कंपोनेंट, और फाइनल भी तुम्हारे पास अब वी क्या रहने वाला है, सेम वी नॉट। तो अब मुझे बताओ कि वर्क डन बाय बैटरी क्या आया है, डेल क्यू मल्टीप्लाई बाय वी, कितना है, बैटरी का काम बताओ भाई, बैटरी का काम बताओ। क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल इनटू वी। क्यू इनिशियल कितना था, सी नॉट वी नॉट, क्यू फाइनल कितना हो जाएगा, सी डैश कितने टाइम हो गया, 2 टाइम्स ऑफ सी नॉट। तो देखो चार्ज कितना आ गया यहाँ से, सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया वर्क डन बाय बैटरी। क्यू इनिशियल कितना हो जाएगा, 1/2 सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, ये रहा सी नॉट और वी नॉट। यू फाइनल कितना हो जाएगा, 1/2। अब देखो सी नॉट की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, कितना, 2 टाइम्स ऑफ सी नॉट, ठीक है। ये सी डैश जो फाइनल आया है,
पोटेंशियल क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, राइट, क्योंकि अभी बैटरी कनेक्टेड है। तो यू फाइनल आ गया, यू इनिशियल आ गया, आप वर्क डन निकाल सकते हो। वर्क डन बाय बैटरी प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी। वर्क डन बाय बैटरी कितना है, सी नॉट वी नॉट स्क्वायर माइनस चेंज इन एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा -1/2 सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। ठीक है भाई, तुम लोग ऐसे अगर क्वेश्चन इतनी बार बताने के बावजूद भी नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। चलो ये वाला सवाल करो। फटाफट करिए। इसका सवाल अब देखो क्या है, पहले पोटेंशियल V पे था, बाद में कितना हो गया 2V हो गया। तो बस मुझे हीट जनरेटेड पूछना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं हीट जनरेटेड का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूं तो ये उन बच्चों के लिए है जिन्हें वर्क डन निकालना नहीं आ रहा है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकालनी आ रही है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ हीट जनरेटेड आ रहा है तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, डेल क्यू स्क्वायर बाय 2C। ठीक है, कि कितना चार्ज में चेंज आया। अब मुझे चार्ज में चेंज बताओ कितना आएगा। इनिशियली कितना है, CV, राइट, इसके पास कैपेसिटेंस C है तो CV। फाइनल कितना आ गया भाई, 2 टाइम्स हो गया आपका पोटेंशियल, तो ये कितना हो जाएगा 2CV। ठीक है, तो चेंज कितना आ गया आपके पास, CV स्क्वायर बाय 2C, तो 1/2CV स्क्वायर। ये इतना हीट जनरेट इसने किया है। ये आप अब तक जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं और हीट जनरेटेड निकलवाई है वहां पे ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, चेंज इन Q डिवाइडेड बाय 2C। ठीक है, चाहे कितने भी कैपेसिटेंस हो, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। चलो आगे बढ़ो। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, देखो एनर्जी डेंसिटी होती है कि चार्ज जो एनर्जी स्टोर हुई है पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी स्टोर हुई है, उसे हम बोलेंगे एनर्जी डेंसिटी। हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे मैं किससे डिनोट करती हूँ, U बाय V से। ठीक है, U इज द एनर्जी, V इज द वॉल्यूम। तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, कितनी एनर्जी स्टोर हुई। तो देखो आपके पास पता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो स्टोर हुई है उसका वो हमारे पास एक रिलेशन आया है 1/2CV स्क्वायर दिस। ठीक है, अब यहाँ से पैरेलल प्लेट के लिए C की वैल्यू लिखो, क्या आएगी 1/2। पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस कितना होता है, A एप्सिलॉन बाय D, तो इसकी वैल्यू रखो। ठीक है, V कितना होता है ED, तो ये दो इक्वेशन मैंने यहाँ पुट कर दी, तो ये हो गया E स्क्वायर D स्क्वायर। तो ये U की वैल्यू कितनी आई 1/2 A एप्सिलॉन E स्क्वायर D। तो यहाँ से U देखो कितना आया 1/2 एप्सिलॉन E स्क्वायर एरिया इंटू डिस्टेंस। दो प्लेट्स का है ना, दो प्लेट्स की ये डिस्टेंस है और इन प्लेट्स का एरिया A है। तो ये क्या बना रहा है, देखो दिस इज वॉल्यूम, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया वॉल्यूम। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना आ जाएगा, अगर इस टर्म को वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो 1/2 एप्सिलॉन E स्क्वायर। ठीक है, तो ये है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, जिसका फॉर्मूला है 1/एप्सिलॉन E स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये न्यूमेरिकल है, ये घर से ट्राई करना है। इसमें क्या है, आपको क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल, फाइंड द एनर्जी डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। यही फॉर्मूला लगाओगे du बाय dv करके। ठीक है, इसमें u कितना है आपके पास ऑलरेडी गिवन है 1/2 एप्सिलॉन E स्क्वायर, जो अभी सॉल्व किया है। ठीक है, और यहाँ से देखो du कितना हो जाएगा, du बाय dv। ठीक है, कितना है 1/2 एप्सिलॉन E स्क्वायर।
तो यहाँ से डी यू कितना हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और इस डीवी को यहाँ ले जाओ यानी वॉल्यूम। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना। स्फेरिकल प्लेट के लिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ये तुम्हारा एक स्फेरिकल प्लेट है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बाहर दूरी पे, मान लो इसके पास प्लस क्यू चार्ज है, तो इसकी वजह से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा KQ/R²। वेरी गुड, के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो गया। इस स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा बच्चा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर तक जा रही है तो एनर्जी डेंसिटी यहाँ पे स्फेरिकल प्लेट के लिए तो बाहर तक जाएगी, राइट, ये बाहर तक एनर्जी जा रही है तो एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होगी। तो अब क्या करो कि तुम्हें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो अब इंफिनिटी तक जाओगे तो क्या करो, किसी एक पॉइंट पे मान लो कि ये यहाँ से दूरी है r, ठीक है, और एक छोटा सा इसका थिकनेस होगी, वो मान लो कि जो तुमने रिंग मानी है यहाँ पे वो कितने थिकनेस की है, dr थिकनेस की। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा उस स्फेरिकल प्लेट का 4πr² dr। ये वॉल्यूम की जगह मैंने ये वाला फॉर्मूला रख दिया 4πr² dr। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को देखो तुमने किसके लिए यूज किया, एनर्जी डेंसिटी निकालने के लिए, इस वाले फॉर्मूले को। तो जहां भी एनर्जी डेंसिटी की बात आए और आपको निकालना पड़े तो यूज दिस फॉर्मूला। तो du बाय dv, तो du इतना हो गया, dv आपने ये लिख दिया, और आपको पता है कि ई स्क्वायर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनफाइनाइट तक जाएगी, तो इनफाइनाइट तक आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 1/2 एप्सिलॉन नॉट के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन बताओ कहां से करूंगी मैं इस आर स्क्वायर का बच्चों, इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां करूं, इसका रेडियस होगा आर, इलेक्ट्रिक फील्ड किससे किस रीजन में मिलेगी, यही तो है आर, एनर्जी जो स्टोर होगी किस में स्टोर होगी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से रीजन में मिलेगी, R से R। कैपिटल आर से आर। कैपिटल आर से इनफाइनाइट की तरफ जाती है। ये तो मैंने एक माना है कि मान लो कहीं पे एक पॉइंट तुमने ले लिया और उस पे तुमने डी फाइंड कर ली, डी यू, ये तो डी यू निकाली है ना, छोटे से इस एलिमेंट पे कितनी एनर्जी स्टोर हुई है। अब भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो इनफाइनाइट है, तो आर से लेके इनफाइनाइट तक मुझे फील्ड मिलेगी, है ना। तो बस इस तरीके से सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन, 1/2 एप्सिलॉन नॉट के को हम के को भी लिख सकते हैं कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 पाई, इनफाइनाइट के लिए देखो क्या हो जाएगा, आर को इंटीग्रेट करो कितना आएगा, अच्छा हमारे पास एक ये वाला आर भी तो था, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से तो आर स्क्वायर कैंसिल हो गया था यहाँ पे, इंटीग्रेट करो बच्चों, और ये आर का 4 आएगा, देखो यहाँ पे ये आर टाइम्स 4 बनेगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो 1/r स्क्वायर dr को इंटीग्रेट करो r से इनफाइनाइट, सॉल्व करो इसको इनफाइनाइट पे, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, मेरे पास आया 1/2 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय, ये r स्क्वायर यहाँ से हटा दो, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट भी कैंसिल हो जाएगा, अच्छा ई स्क्वायर है तो 1 टाइम ऑफ एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचेगा, ये एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, इसको अंदर से सॉल्व करोगे 1/r स्क्वायर कितना हो जाएगा -1/r क्यूब, भाई सॉल्व करो इस वाली इक्वेशन को, r से इनफाइनाइट इंटीग्रेशन करना है बस, इंटीग्रेशन करो एवरीवन, देखो ये आर स्क्वायर है ना, यहाँ पे के क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर, तो ये के का भी स्क्वायर हो गया और ये आर की पावर 4 आएगी यहाँ पे, ठीक है, तो ये आर से स्क्वायर कट जाएगा तो आर स्क्वायर यहाँ पे बचेगा, तो तुम्हारे पास यहाँ पे 1/2 एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर
क्यू स्क्वायर बचा, और अब 4 पाई को बाहर ले लो, ये आ गया तुम्हारा 4 पाई। यहाँ बचेगा 1/r² dr। r से इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट करो, जब इसे इंटीग्रेट करोगे डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, कितना आएगा, q²/8πε0r। कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी, तो दिस इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, दिस इज द, कई बार डायरेक्ट आंसर भी पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो किस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है, एक ही फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ही करना था। चलिए अब आ जाओ शेयरिंग ऑफ चार्जेस पे, कि चार्ज किस तरीके से शेयर होते हैं कंडक्टर्स पे। देखो मैंने अभी तक तुम लोगों को सिखाया है कि मेरे पास अगर दो कंडक्टर्स हैं, मैं मान लेती हूँ इसके पास रेडियस r1 है और इसके पास रेडियस r2 है। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस कितना है c1, इसका कैपेसिटेंस है c2। इस वाले कंडक्टर के पास बच्चों चार्ज मान लो q1 है, इस वाले कंडक्टर के पास चार्ज q2 है। पोटेंशियल भी मान लो अलग अलग है, क्यों पोटेंशियल अलग होंगे, क्योंकि q की वैल्यू भी अलग है, c भी। तो मान लो इसके पास पोटेंशियल 1 और इसके पास पोटेंशियल 2। अब मैंने क्या किया कि अगर इनको एक वायर से कनेक्ट कर दिया, तो बताओ बच्चों क्या प्रोसेस होगी। मैंने खूब पढ़ाया है, बताओ क्या होगा। वायर से कनेक्ट कर दिए, अब क्या होगा, कौन सी प्रोसेस स्टार्ट होगी। बच्चों बताओ कौन सी प्रोसेस स्टार्ट होगी। अरे अगर दो कंडक्टर्स हैं और तुमने उनको एक वायर से कनेक्ट कर दिया, दोनों के पास अलग चार्ज है, दोनों अलग पोटेंशियल पे है, क्या होगा, क्या होगा, मैंने पढ़ाया है भाई, चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा क्या। यस मैम, Q1/Q2 इक्वल टू C1/C2 होता है इसमें। हाँ ये मैंने बताया था ना कि चार्ज, और ये क्यों ट्रांसफर होगा, देखो दोनों अलग अलग पोटेंशियल पे हैं, और जब भी तुम किसी मेटल वायर से इनको कनेक्ट करते हो तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। अब वो चार्ज कितना रीडिस्ट्रीब्यूट होगा वो तुम यहाँ सीखोगे। देखो मान लो अब तुमने क्या किया, यहाँ पे मेटल की वायर से कनेक्ट कर दिया, अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होके यहाँ पे जो फाइनल चार्ज आया वो Q1 डैश, यहाँ पे जो फाइनल चार्ज आया वो आया Q2 डैश। इसका कैपेसिटेंस उतना ही रहेगा जितना पहले था, इसका भी उतना ही रहेगा। पोटेंशियल बताओ क्या हो जाएंगे सेम। बच्चों, पोटेंशियल क्या हो जाएगा। मान लो इस वाले प्लेट का पोटेंशियल V है, तो इसका कितना हो जाएगा, इक्वल। हाँ इसका भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम, यानी V। क्यों, क्योंकि चार्ज जब तक ही फ्लो करेगा जब तक इन दोनों कंडक्टर्स के पोटेंशियल अलग अलग है। जैसे ही इन दोनों पोटेंशियल के कैपेसिटर पोटेंशियल सेम हो गए, चार्ज फ्लो करना स्टॉप कर देगा। ठीक है, अब देखो Q1 Q2 Q1 डैश Q2 डैश ये चार्ज आ गया, अगर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाओ, क्यों, क्योंकि चार्ज तो कंजर्व रहेगा, कहीं से बैटरी नहीं लगाई तुमने या कहीं पे कुछ अलग से चार्ज नहीं दिया, चार्ज इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में ही है, चार्ज कहीं लॉस नहीं होगा, है ना। तो एनर्जी कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन से क्या होगा, जितना चार्ज इनिशियल है वही चार्ज फाइनल रहेगा टोटल। तो टोटल चार्ज कितना है इनिशियल, Q1 प्लस Q2, फाइनल चार्ज कितना हो गया, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। भाई यही टोटल चार्ज रहेगा, इससे ज्यादा कोई चार्ज क्या होगा, नहीं कम ज्यादा होगा। ठीक है, इतना पहला तुम्हारे पास एक ये आया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज इनिशियल फाइनली सेम रहने वाला है। ठीक है, अब देखो दूसरा, देखो अब क्या होगा, Q1 डैश जो आया है वो किसके बराबर आएगा, C1V के बराबर बच्चों। Q2 डैश किसके बराबर आएगा, C2V, क्योंकि V तो मेरे सेम है। अब इनको मैं अगर डिवाइड कर दूं तो V से V कैंसिल हो गया। C1 की वैल्यू क्या होगी कंडक्टर्स के लिए, आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए, बताओ कैपेसिटेंस की वैल्यू फॉर आइसोलेटेड कंडक्टर,
भाई आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस बताओ कितना आएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। भाई अपने पुराने नोट्स रिवाइज करो। T2 कितना हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। तुम्हारे पास Q1 Q डैश की वैल्यू डायरेक्ट किस पे डिपेंड कर रही है? देखो R1 बाय R2 पे। देखो तो जो चार्ज डिवाइड होगा वो किस रेशो में डिवाइड होगा? रेडियस के डायरेक्ट रेशो में डिवाइड होगा, राइट? डायरेक्ट रेशो ऑफ रेडियस। अगर मान लो मैं यहाँ 1 प्लस कर देती हूँ, यहाँ पे भी +1 कर देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अब हम चार्ज को पुराने चार्ज के टर्म्स में लिखें। तो देखो कैसे लिखोगे, यहाँ क्या बनेगा आपके पास? Q1 डैश प्लस Q2 डैश बाय Q2 डैश। ठीक है, ये कितना हो गया? R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R2। अब देखो जो Q1 डैश प्लस Q2 डैश है ये किसके बराबर है बच्चों? टोटल इनिशियल चार्ज। ये देखो चार्ज कंजर्वेशन से, तो जो फाइनल चार्ज है वो सारा का सारा किसके बराबर है? इनिशियल चार्ज के। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय Q2 डैश इक्वल्स टू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R2। यहां से Q2 डैश की वैल्यू निकालो। Q2 डैश की कितनी वैल्यू आई? Q2 डैश कितना आया? देखो तो ये तुमने फाइनल चार्ज निकाल दिया। इस तरीके के सवाल आएंगे कि भाई दो आइसोलेटेड कंडक्टर्स थे, एक के पास इनिशियल चार्ज 5 कूलम था, दूसरे के पास इनिशियल चार्ज 10 कूलम था, दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया। तो मुझे बताओ फाइनल चार्ज दोनों पे कितना आएगा? तो इतना आएगा। इनिशियल चार्ज गिवन होंगे और उसकी रेडियस गिवन होगी। तो देखो जिस कंडक्टर पे चार्ज निकाल रहे हो उसकी रेडियस को ऊपर रखना है। ऐसे ही Q1 डैश को जब फाइंड करोगे यहाँ से, तो Q1 डैश देखो डायरेक्ट रेशो पे है, कहाँ गया? Q1 डैश Q2 डैश डायरेक्ट रेशो पे डिवाइड है। तो Q2 जब Q1 डैश निकालोगे तो ऊपर क्या आएगा? R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 एज इट इज। और ये तुम्हारा टोटल इनिशियल चार्ज। बताओ आया समझ में यहाँ तक? यस मैम। यस। तो ये क्या पता चला तुम्हें यहाँ से कि जो चार्ज है वो एक तो डायरेक्ट रेशो पे डिवाइड होगा रेडियस के, ऊपर से अगर तुम्हें इनिशियल चार्ज की वैल्यू दी गई हो और फाइनल चार्ज निकालना हो तो उसकी वैल्यू निकालोगे यहाँ से। रेशो का काम इधर से होगा और डेफिनेट वैल्यूज जो मिलेंगी उनकी इक्वेशंस ये आएंगी। ठीक है, अब आओ कॉमन पोटेंशियल। देखो अब कॉमन पोटेंशियल क्या है कि दोनों जब चार्ज ट्रांसफर होंगे, जब चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो दोनों जो कंडक्टर्स हैं वो कहाँ पे आ जाएंगे? सेम पोटेंशियल पे, है ना? चार्ज कब तक ट्रांसफर होगा? जब तक दोनों कॉमन पोटेंशियल पे नहीं आ जाते। तो इसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉमन। क्यों? क्योंकि दोनों का चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद पोटेंशियल क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। तो क्वेश्चन में अब कई बार ये भी पूछ सकता है कि चार्ज दो कंडक्टर्स को मैंने एक वायर से कनेक्ट किया, फाइनल चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ, वो पूछ लेगा। दूसरा पूछेगा कि दोनों पे वी कॉमन की वैल्यू कितनी आई। तो वी कॉमन कैसे निकालोगे? सोच के बताओ स्टूडेंट्स, सोचो वी कॉमन कैसे निकालोगे? वही Q इक्वल्स टू CV का फॉर्मूला है। टेल मी। बताओ कैसे निकालोगे वी कॉमन? आयुष बताओ। V common is equal to हाँ वही निकालना है वी कॉमन। देखो फॉर्मूला देखो कैसे लगाओगे। Q dash upon C। हाँ देखो अगर तुम किसी भी एक चार्ज की बात करोगे, एक कंडक्टर था, ये दो कंडक्टर है ना, अगर सिर्फ एक इसको देखो, अभी इसको देखो, इसके पास फाइनली चार्ज आ गया था Q1 डैश, कैपेसिटेंस C1 रहेगा और पोटेंशियल आ गया इसका V कॉमन, रेडियस है इसके पास R। तो जब V कॉमन जो यहाँ से आएगा वो किसके बराबर आएगा? Q डैश बाय, फॉर्मूला क्या है? Q इज इक्वल टू CV। तो Q डैश बाय C1 ये फॉर्मूला आएगा V कॉमन का।
और यहाँ पे कितना था हमारे पास फाइनल चार्ज Q2 डैश, ये V कॉमन, और ये कितना था यहाँ पे C2। इसके लिए जब V कॉमन निकालोगे तो कितना आएगा, Q2 डैश डिवाइडेड बाय C2, यही आएगा। तो ये तुम्हारे पास V कॉमन है, यानी Q1 डैश निकल गया, Q2 डैश निकलते ही क्या निकल गया, तुम्हारे पास V कॉमन। बट इसका एक और जनरल फॉर्मूला है। कैसे, देखो V को अगर लिखना चाहो तो क्या लिखोगे तुम, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटी। देखो इस वाले फॉर्मूले से V इक्वल्स टू Q बाय C से, तो टोटल चार्ज कितना है इनिशियली, Q1 प्लस Q2, ठीक है, पहला फाइनल चार्ज। कैपेसिटेंस कितना है, C1 प्लस C2। एक तो ये फॉर्मूला तुम्हें मिल गया, देखो सारे फॉर्मूले बता रही हूँ, एक तो ये फॉर्मूला मिल गया, दूसरा ये है, सबसे पहला ये, इसमें तुम्हें क्या करना, इसमें तुम्हें फाइनल चार्ज निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब ये वाले चार्जेस निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये एक फॉर्मूला है। दूसरा, अगर Q ना दिया हो, अगर CV दिया हो तो कैसे करोगे, Q1 को किसकी फॉर्म में लिखो, C और V की फॉर्म में। तो इनिशियली Q1 किसके बराबर था, C1 V1 के बराबर, Q2 किसके बराबर था, C2 V2 के बराबर, ठीक है। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला किसका आ गया, V कॉमन। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला नंबर 2। तो जो ये वाले दो फॉर्मूले सबसे इंपॉर्टेंट है V कॉमन के लिए। ऐसे याद रखो, टोटल चार्जेस डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटी। टोटल चार्ज कितना है, देखो टोटल चार्ज कितना रहेगा दोनों कंडक्टर्स पे, Q1 प्लस Q2, ये ठीक है। तो ये तुम्हारे पास आ गया V कॉमन। चलो अब एक सवाल करो, ये क्वेश्चन करना है एक बार, ये सवाल करो, यहां से तुम्हें क्लियर हो जाएगा। पहले निकालो कितना चार्ज, एक से पहले निकालो फाइनल चार्ज कितना आया है, फिर निकालो फाइनल पोटेंशियल। बहुत अच्छा सवाल है, करो, मजा आ जाएगा। दो स्फीयर है, एक 6 सेंटीमीटर और एक 12 सेंटीमीटर, दोनों को कनेक्ट कर दिया। इसके पास चार्ज दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻8 और सेम चार्ज है दोनों पे, राइट। चार्ज कितना है, सेम चार्ज है। अब देखो, जिसको पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता वो तो अभी क्या कह देता कि चार्ज ट्रांसफर में अगर एक ऑप्शन होता जीरो तो वो जीरो पे टच कर देता कि कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं हो। बट गलत है, चार्ज कब ट्रांसफर होंगे, पोटेंशियल के अलग अलग होने की वजह से। चार्ज सेम है फिर भी चार्ज ट्रांसफर होगा। बताओ फाइनल चार्ज बताओ, Q1 फाइनल और Q2 फाइनल, बताओ फॉर्मूला लगाओ। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, डायरेक्ट फॉर्मूला। Q1 डैश किस पे डिवाइड होगा, डायरेक्ट रेशियो ऑफ R1, -8। कितना आ रहा है, हाँ तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगाना है। टोटल चार्ज कितना है, 6 × 10⁻⁸ कूलम, ठीक है। और R1 कितनी है, 6 सेंटीमीटर, तो मीटर में चेंज कर लो। और ये कितना हो गया, 6 और 2 18 × 10⁻² मल्टीप्लाई 6 × 10⁻8 कूलम। 6 × 10⁻8 × 2 = 18 × 10⁻², 18 × 10⁻8 × 2 = 24 × 10⁻², 24 × 10⁻8 × 2 = 24 × 10⁻², 24 × 10⁻8 × 2 = 24 × 10⁻², 24 × 10⁻8 × 2 = 24 × 10⁻², 24 × 10⁻8 × 2 = 24 × 10⁻², 24 × 10⁻8 × 2 = 24 × 10⁻², 24 × 10⁻8 × 2 = 24 × 10⁻², 24 × 10⁻8 × 2 = 24 × 10⁻², 24 × 10⁻8 × 2 = 24 × 10⁻², 24 × 10⁻8 × 2 = 24 × 10⁻², 24 × 10⁻8 × 2 = 24
2 into 10 raised to power minus 8 coulomb. 2 multiplied by 10 to power minus 8, राइट। तो Q1 डैश पे फाइनल चार्ज कितना आ गया, ये, यानी इससे कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, इस पे चार्ज आया कि इसने चार्ज दिया, बताओ। मैम दिया। हाँ, क्योंकि इस पे देखो इनिशियल कितना चार्ज था, 3। हाँ, इनिशियल कितना चार्ज था, 3 था। फाइनल कितना हो गया इसके पास, 2। तो इसका मतलब बी पे तुम्हें निकालने की जरूरत भी नहीं है। Q2 डैश कितना हो जाएगा, इस पे एक ऐड कर दो, 3 था, कितना हो गया, 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 कुलम। ठीक है, इस ऐसे कर सकते हो, बस एक का निकालो, दूसरे का तुम खुद प्लस माइनस कर सकते हो कि भाई जितना। अब बताओ क्वेश्चन क्या है, डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन क्या है, A टू बी या B टू A? A to B. हाँ, तो डायरेक्शन क्या, हाँ, डायरेक्शन क्या आ गई, डायरेक्शन मिल गई A टू B, और पूछा है कितना चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है, बताओ। 1 into 10 raised to power minus 8 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 कुलम। ठीक है, तो क्वेश्चन कई बार क्यू फाइनल ना पूछ के क्या पूछ लेगा कि कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है। तो कैसे निकालोगे, किसी भी एक कंडक्टर को ले लोगे, उसका इनिशियल चार्ज देख लो और फाइनल देख लो, जो डिफरेंस आएगा वही चार्ज ट्रांसफर हो गया। ठीक है, अब फाइंड द पोटेंशियल, पोटेंशियल निकालो। पोटेंशियल के भी वही फॉर्मूले हैं, C बाय V करना है। तो इनिशियल नहीं पूछा है, फाइनल पूछा है, याद रखो। तो देखो क्या था, V कॉमन का फॉर्मूला क्या था, Q डैश बाय जिस पे चार्ज निकाल लो उसका पोटेंशियल, उसका C बाय C दिया हुआ है हमें, हाँ, Q बाय C। तो देखो यहाँ पे C नहीं गिवन, कैपेसिटेंस नहीं गिवन है ना, यस मैम। गिवन है नहीं, गिवन ही नहीं है। If the spheres are connected to each other by a conducting wire, find the direction and potential। तो पोटेंशियल निकालना है, तो हमारे पास C1 V1 टोटल कैपेसिटेंस के बिना तो नहीं निकलेगा। तो देखो इनिशियली पहले कैपेसिटेंस निकाल लो, यहाँ से नहीं गिवन तो। चार्ज गिवन है ना, इसका चार्ज गिवन है Q इक्वल्स टू CV। इनिशियली पोटेंशियल भी नहीं है, सिर्फ चार्ज है, और C भी नहीं है। अच्छा, तो पोटेंशियल के लिए हमें पहले चाहिएगा कुछ इनिशियल पोटेंशियल लेना पड़ेगा। मान लो इनिशियली ये 2 वोल्ट पे है, और इसका इनिशियल, नहीं कैपेसिटेंस ले लेते हैं ना, इसका 2C है, ठीक है, और इसका खाली C है। चलो अब निकाल दो V कॉमन, कितना आएगा, कितना आ जाएगा, Q डैश कितना निकाला है तुमने, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 कुलाम डिवाइडेड बाय इसका कितना कैपेसिटेंस है, 2C। ठीक है, ये तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो V कॉमन कितना आया, 10 टू पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाय इसका कैपेसिटेंस। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, V कॉमन भी निकाल सकते हो। चलो एक और सवाल करो अगर है तो। एक और क्वेश्चन करो। मान लो इसके पास चार्ज है 5 कुलाम, और इसके पास चार्ज है 10 कुलाम। इसके पास पोटेंशियल 10 वोल्ट और इसके पास पोटेंशियल 5 वोल्ट। इसकी रेडियस डिस्टेंस 1 मीटर और इसके पास 2 मीटर। अब इसमें 3 चीज निकालो, Q फाइनल निकालो दोनों पे, V कॉमन निकालो, और कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है वो निकालो। V कॉमन, चलो
जल्दी करो, फिर हम लोगों को आगे भी पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस पे, कैपेसिटर के चार्ज पे। क्यू फाइनल कितना आ रहा है? मैम 10 कूलम। 10 कूलम। अच्छा, एक Q1 फाइनल निकालते हैं, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज कितना है 15। 15/3 आ रहा है ये तो Q1 पे। Yes, ma'am. सेकंड वाले का निकालना अब 5 आएगा। हाँ, तो ये आ 5, गया 5। 5. और इस पे कितना आ जाएगा? 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 15। इस पे आ गया 10 कूलम। सेम ही रहा, चार्ज तो है, चेंज नहीं हुआ ना। तो देखो इसके पास जो पहले इनिशियल चार्ज था उतना अभी भी कितना ही है, उतना चार्ज है, राइट। और इसके पास पहले जितना चार्ज था अभी भी उतना चार्ज है, तो इसका मतलब चार्ज ट्रांसफर नहीं हुआ, चार्ज ट्रांसफर नहीं हुआ, है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सेम ही आया ना, 3 5 15, ठीक है, 5 10 कूलम। तो मतलब इनके पास इनिशियल फाइनल चार्ज सेम ही रहे। वी कॉमन निकालना, अगर वी कॉमन कितना आएगा इस वाले फॉर्मूले से, Q1 C1V1 से C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये टोटल चार्ज कितना है यहाँ पे 5 कूलम, और इसके पास कितना था 10 कूलम डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कितना मान लें, इसका 1 माइक्रोफेराड मान लो और इसका 2, तो ये आ गया 3 माइक्रोफेराड। 15/3 5 5 वोल्ट। तो इसमें क्या गड़बड़ है भाई, ये 5 वोल्ट पे है, तो मतलब वी कॉमन 5 वोल्ट ही आएगा, है ना, इस वजह से चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये जो पहले ही वी कॉमन आना चाहिए वो इसके पास है, तो चार्ज ट्रांसफर ही नहीं होगा। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आएंगे कि इन वाले क्वेश्चन में चार्ज ट्रांसफर ही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर की वैल्यू 0 आ गई, टू इनिशियल फाइनल सेम रहेंगे, वी कॉमन तुमने निकाल लिया 5। अब आओ, अब देखो अब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ऑन कनेक्टिंग टू चार्ज कैपेसिटर्स। अब कैपेसिटर्स पे चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, अभी तो तुमने देखा कि कंडक्टर्स पे चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, अब देखेंगे कि कैपेसिटर पे चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैपेसिटर्स पे कैसे, मान लो एक तुम्हारे पास कैपेसिटर ये है, ठीक है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। मान लो इसके पास इसका कैपेसिटेंस C है, ठीक है, और पहले ये V वोल्ट की बैटरी से इसको जोड़ रखा था और इसको चार्ज कर दिया, तो V वोल्ट पे ये चार्ज हुआ हो गया और इसका कैपेसिटेंस C है। अब इस कैपेसिटेंस को तुमने क्या किया, केस 1 कर रहे हैं, इस कैपेसिटेंस को तुमने क्या किया, एक अनचार्ज कैपेसिटर से जोड़ दिया, ठीक है। ये अनचार्ज कैपेसिटर है जिसके पास इनिशियली चार्ज 0 है, इनिशियल कितना चार्ज है 0। तो अब तुम्हें बताना है कि चार्ज कैसे रिडिस्ट्रीब्यूट होगा। देखो इस वाले के पास पोटेंशियल V है, इसके पास कोई पोटेंशियल नहीं है, तो मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। कुछ चार्ज इस वाले कैपेसिटर से निकल के इस वाले कैपेसिटर पे जाएगा, और कब तक जाएगा, जब तक दोनों के पोटेंशियल क्या नहीं हो जाते, सेम नहीं हो जाते। तो मान लो जो ये वाली प्लेट है इसके पास चार्ज आ गया Q1 डैश और इसके पास चार्ज आ गया Q2 डैश, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास इस प्लेट के पास इनिशियल चार्ज Q1 था और यहाँ पे चार्ज Q2 था। अब वही सब चीजें निकालनी है तुम्हें कि V कॉमन कितना आएगा, बताओ भाई, V कॉमन कैसे निकालेंगे और चार्ज कैसे आएगा। तो सबसे पहले तो चार्ज कंजर्व रहेगा यहाँ पे,
चार्ज कंजर्व रहेगा क्योंकि तुम्हारे पास कोई बैटरी नहीं है। ये पहले इनिशियली किस पे था, 0 चार्ज था। ठीक है, पहला केस क्या है, कैपेसिटर वाज अनचार्ज, ये अनचार्ज है। सेकंड कैपेसिटर जो मैंने लिया है इस पे कोई चार्ज नहीं है, मान लो इसके पास कोई चार्ज नहीं है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया दोनों कैपेसिटर्स के बीच में। ये C1 और ये C2, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो C1 वाला कैपेसिटर है, चार्ज ट्रांसफर होगा C2 के पास। कब तक होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल कॉमन नहीं हो जाता। उसके बाद मान लो इस प्लेट के पास Q1 डैश चार्ज और इस प्लेट के पास Q2 डैश चार्ज, तो टोटल चार्ज देखो कितना हो गया, Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। ठीक है, तो चार्ज हमेशा यहाँ भी कंजर्व रहेगा। अब बात आई V कॉमन की, तो V कॉमन कितना आएगा बताओ, V कॉमन कैसे निकालोगे भाई, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस। Q1 plus Q2 upon C1 plus C2. भाई राइट, टोटल कैपेसिटेंस। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2, ये तो ये कितना है C1 V, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा C1 प्लस C2। ठीक है। तो टोटल चार्ज देखो, टोटल चार्ज इनिशियली ये वाला चार्ज ही आएगा Q1 प्लस Q2, तो वही कितना आ गया, वो C1V आ गया है ना। Q इसका देखो कितना आएगा, Q1 के पास कितना चार्ज है, तुम्हारे पास C1V चार्ज है। Q2 भी कितना है ये देखो, यहाँ पे बस ये इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, बट कैपेसिटेंस के लिए हम कौन सा चार्ज लेके चलते हैं, पॉजिटिव वाला चार्ज। तो ये कौन सा चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, C1V डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ठीक है, V कॉमन आ गया, एनर्जी कंजर्वेशन से तुमने चार्ज भी निकाल लिया। और क्या क्या चीजें निकल सकती हैं यहाँ से, ठीक है। अब मान लो अगर दोनों पोटेंशियल, अगर दोनों कैपेसिटर्स क्या है, इस वन। अब एक काम करो, अब जो कैपेसिटर सेकंड लिया है इसको क्या करो, चार्ज ले लो इसके पास, कि इनिशियली इसके पास भी कुछ चार्ज है। ठीक है, फिर उसके बाद करो, सब करो एक बार, कि जो आप C2 कैपेसिटर लोगे उस पे ये काम करो कि उस पे इनिशियली ही कुछ चार्ज है, और फिर उसको कनेक्ट करो। क्या आंसर आएगा करके देखो एक बार। सेकंड कैपेसिटर जैसे इनिशियली यहाँ पे अनचार्ज था, यहाँ पे चार्ज लो। करो, देखो अब क्या मैं क्या कह रही हूँ, अब कैसा केस लेना है, ऐसा केस लो कि दो कैपेसिटर्स हैं, दोनों चार्ज्ड हैं। देखो अगर इसको ढंग से समझना चाहो इस वाले केस को, इसको ना Q2 डैश की जगह यहाँ पे क्या ले लो, माइनस Q ले लो, जिससे तुम्हें आसान हो जाएगा समझने में दूसरा केस। ये Q1 था तो इस पे माइनस Q1 चार्ज होगा। ठीक है, ये Q1 डैश है, तो ये वाली प्लेट के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पे नेगेटिव, तो ये कौन सा हो जाएगा, माइनस Q1 डैश। ठीक है, अगर इसका चार्ज कंजर्वेशन लगाओ तो कितना हो जाएगा भाई, Q1
जो चार्ज होगा वो बराबर होगा Q1 डैश के, बट रीडिस्ट्रीब्यूट कितना होगा वो तुम लोगों को यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो अब देखो टोटल चार्ज इनिशियल कितना है भाई, टोटल चार्ज तो यही है Q1 किसके बराबर है, C1V के बराबर, तो ये C1V लिख दिया। टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, इसका C1 प्लस इसका C2, तो ये आ गया आपका V कॉमन। अब मैं दूसरा यहाँ पे केस पहला है कैपेसिटर वाज अनचार्ज, अब मैं कह रही हूँ कि सेकंड केस ऐसा लेके चलो तुमसे कि ये कैपेसिटर के पास Q1 चार्ज है पॉजिटिव का और यहाँ पे माइनस Q1 चार्ज है, ठीक है। अब इसको तुमने जब जिस कैपेसिटर से कनेक्ट किया इसके पास प्लस का Q2 चार्ज ऑलरेडी है और यहाँ पे अब इसके पास नेगेटिव Q2 चार्ज है। अब तुमने क्या किया, इस कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट और इस कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया और ये नेगेटिव प्लेट्स को आपस में कनेक्ट कर दिया। अब मैं पूछ रही हूँ अब V कॉमन की वैल्यू क्या आएगी, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, मान लो ये पोटेंशियल V1 पे है और ये पोटेंशियल V2 पे है, इसका कैपेसिटेंस C1 और इसका कैपेसिटेंस C2। अब बताओ कि चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, भाई चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा ना, क्योंकि दोनों अलग पोटेंशियल पे है, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। कब तक रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, जब तक पोटेंशियल समान नहीं हो जाता, तो समान नहीं होगा पोटेंशियल जब तक ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अब बताओ अगर V कॉमन अगर आपको निकालना है तो क्या V कॉमन का फॉर्मूला है हमारे पास, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस, यही फॉर्मूला रहेगा। यस मैम। चार्ज वहां उस कैपेसिटेंस में फ्लो करेगा जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है। ये अभी तो V1 V2 है, आपको वैल्यूज मिलेगी तो देख के ही पता लगा लोगे कि जिसका पोटेंशियल ज्यादा है वहां से लो की तरफ चार्ज फ्लो करेगा। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा भाई आपके पास, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस विच इज C1 प्लस C2, ये क्या है आपका V कॉमन। अच्छा Q1 Q2 को C1 V1 में भी लिख सकते हो, Q1 किसके बराबर हो जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं बात करूं एनर्जी चेंज की, एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी कैसे निकालोगे, या हीट लॉस की बात करूंगी, कितना हीट लॉस हुआ इस काम को करने में, हीट लॉस कितना हुआ, तो कैसे निकालोगे, हीट लॉस क्या होगा भाई, चेंज इन एनर्जी यानी U इनिशियल माइनस U फाइनल। तो U इनिशियल कितनी है बताओ, U इनिशियल 1/2 C1 V1 स्क्वायर, भाई इस वाले कैपेसिटर की लिखोगे। फिर दूसरे कैपेसिटर की कितनी थी 1/2 C2, इसका पोटेंशियल कितना है देखो V2, ये हो गया, ठीक है। अब फाइनल देखो, फाइनल क्या हो जाएगा, दोनों के पास फाइनली क्या होगा, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे। फाइनल चार्ज मान लो तुम्हारे पास क्या आ गया, फाइनल चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हुए, इसके पास Q1 डैश चार्ज आया, इसके पास माइनस Q1 डैश और इसके पास Q2 डैश और ये माइनस Q2 डैश, चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हुए। पोटेंशियल क्या हो गया, यहाँ भी V और यहाँ भी V, पोटेंशियल दोनों के पास हो गए भाई सेम। तो U फाइनल कितना हो गया मुझे बताओ, माइनस U फाइनल कितना हो जाएगा 1/2, बताओ इसके पास कितना हो गया, C की फॉर्म में लिखना है, कैपेसिटेंस तो देखो सेम ही रहेगा है ना, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो बताओ इसका कितना हो गया 1/2 C1 V स्क्वायर, हाँ प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर, V स्क्वायर। यही होगा ना। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो, देखो क्या आता है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। हीट लॉस का फॉर्मूला क्या आया, जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये बनेगी 1/2 देखो C1 V1 स्क्वायर माइनस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 ये हो जाएगा C1 प्लस C2 V स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये V है और ये V1 V2 है, तो कैसे चेंज होगा, ये वाला जो फॉर्मूला है V कॉमन का जो तुमने निकाला है इसको तुम यहाँ पुट करोगे, करने की कोई जरूरत नहीं है उसको, बस ये हीट लॉस ऐसे याद रखो क्योंकि तुम्हें वैल्यूज गिवन मिलेगी। तो इसका फॉर्मूला आएगा 1/2 C1 C2 डिवाइडेड बाय
C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है, हीट लॉस का। पहले केस क्या था कि कैपेसिटर अनचार्ज था, तो कैपेसिटर पे इनिशियल चार्ज कितना हो गया 0, तो वहां पे तुम्हारे पास टोटल चार्ज क्या आया था, सिर्फ Q1 आया था, है ना। इनिशियली टोटल चार्ज कितना आ गया, Q1 चार्ज। तो Q1 की वजह से क्या वैल्यू आई, C1V, तो यहाँ पे सिर्फ C1V आया। अब क्या था, यहाँ पे तुमने एक और कैपेसिटर लिया, बट वो कैपेसिटर चार्ज था, तो इनिशियली टोटल चार्ज कितना आ गया, Q1 प्लस Q2। और किसकी फॉर्म में लिखना है, C1V1 की में, तो ये तुम लिख सकते हो। बाद में हीट लॉस निकाला, हीट लॉस कैसे, U इनिशियल माइनस U फाइनल करके। तो हीट लॉस का फॉर्मूला भी वही है, 1/2 CV स्क्वायर ही करना है। इनिशियली दोनों के पास जो अलग अलग एनर्जीज थी वो लिखी, माइनस जो फाइनल एनर्जी आ गई वो V कॉमन से आ गई, तो वो ये हो गई। तीसरा एक बार तुम अब खुद करना, तीसरा एक बार तुम खुद करो, क्या करोगे तुम, केस थर्ड है, ठीक है। केस थर्ड क्या है बच्चों, देखो कि आपके पास ये कैपेसिटर है, इसके पास प्लस Q चार्ज है और ये माइनस Q चार्ज है, Q1 मान, इसके पास माइनस Q1 चार्ज है। पोटेंशियल भी इसके पास V1 है। अब क्या किया, दूसरे जो कैपेसिटर है उसके पास यहाँ पे नेगेटिव Q2 चार्ज था, मतलब इस प्लेट के पास नेगेटिव चार्ज है और इस प्लेट के पास पॉजिटिव। अब मैंने देखो पोलैरिटी चेंज कर दी, जब मैं इनको कनेक्ट कर रही हूँ मैंने पोलैरिटी चेंज कर दी और मैंने इनको आपस में कनेक्ट कर दिया, इसका पोटेंशियल V2, ठीक है। कैपेसिटेंस भी मान लो, इसका C1 और इसका C2। अब मुझे एक बार V कॉमन बताओ कितना आएगा, चलो बहुत बार कर चुके, V कॉमन बताओ। पोलैरिटी चेंज कर दी। अब यहाँ पे देखो केस थर्ड क्या है, पोलैरिटी रिवर्स का केस। अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखो, दिस इज द केस ऑफ पोलैरिटी रिवर्स, मतलब पोलैरिटी चेंज कर दी, ठीक है। पोलैरिटी चेंज, कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड। कैपेसिटर पे एक और क्लास लगेगी बस, जिसमें मैं तुम्हें सीरीज पैरेलल सिखाऊंगी। चलो बताओ V कॉमन कितना आना चाहिए, टोटल चार्ज। सुनो, फॉर्मूला तुम्हारे पास एक है, सिर्फ वही, टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस, ये फॉर्मूला है। टोटल कैपेसिटेंस कितना है, C1 प्लस C2। चार्ज बताओ, इनिशियली टोटल चार्ज कितना है। तुम्हें देखो क्या देखना है, जब भी मैं ये बात कर रही हूँ ना टोटल चार्ज, ये किसकी बात हो रही है, देखो इस सिस्टम की बात हो रही है। ये जो प्लेट है, ये इस प्लेट पे कितना चार्ज है इनिशियल, इन दोनों प्लेट को मिला के। Q1 माइनस देखो यहाँ पे भी जो तुमने ये लिखा है ना, ये जो चार्ज, टोटल चार्ज जो तुम मैं बता रही हूँ बार बार, ये देखो इन दोनों प्लेट्स को, ये जो प्लेट है ना, ये इतना सिस्टम मिला के बता रही हूँ। तो देखो इन दोनों प्लेट को मिला के कितना चार्ज था, Q1 प्लस Q2। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, देखो Q1 प्लस Q2। पुराने केस पे जाओ, पुराने केस पे इनिशियली कितना चार्ज था, कैपेसिटर वाज अनचार्ज, इनिशियली 0 चार्ज था। तो देखो अब इसके पास कितना चार्ज आया बताओ, Q1 खाली, है ना, यही तो आएगा ना, Q1 प्लस 0, ये चार्ज था टोटल इनिशियली। तो Q1 प्लस Q2 इस वाली प्लेट का चार्ज। अब इस वाली प्लेट पे बताओ कितना चार्ज है भाई, इस वाले कंडक्टर का, जब मैंने इनको करा, Q1 माइनस Q2। माइनस Q। तो यही याद रखना है, जब ये जो मैं रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रही हूँ, तो एक प्लेट उठा लो कोई भी, कि तुमने ये वाली प्लेट उठा ली भाई, दोनों लेफ्ट लेफ्ट वाली, तो इनका टोटल चार्ज कितना था पहले, Q1 प्लस Q2, अगर सेम पोलैरिटी है। अगर एक प्लेट पे चार्ज नहीं है तो सिर्फ Q1। तीसरा, जब तुमने अपोजिट पोलैरिटी जोड़ दी तो कितना आ गया, Q1 माइनस Q2। तो इसको C1 की फॉर्म में लिखोगे तो क्या, C1V1 माइनस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये है आपका V कॉमन। अच्छा, हीट लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q इनिशियल कितना है बताओ, माइनस U फाइनल। हाँ 1/2 C1 V1 स्क्वायर, ठीक है। और देखो दूसरे के लिए U प्लस 1/2
C2 V2 स्क्वायर, यही होगा। U फाइनल कितना हो जाएगा 1/2 C1 प्लस C2, दोनों का कैपेसिटेंस इकट्ठा, V कॉमन, भाई कॉमन V तो आएगा ही आएगा क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूट होगा चार्ज। जब तक रीडिस्ट्रीब्यूट होगा जब तक इसका पोटेंशियल V नहीं हो जाता और इसका भी V नहीं हो जाता। अब देखो मैंने क्या बताया था, इस V को किससे चेंज करना होगा, इस वाले V से, है ना। जब ये वैल्यू यहाँ रखोगे तब साइन में चेंज आएगा। तो इसके लिए जो हीट लॉस का फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा 1/2, जो पुराना फॉर्मूला था उसमें साइन चेंज हो जाएंगे, V1 प्लस V2 स्क्वायर। पुराना वाला फॉर्मूला देखो, पुराना जब सेम पोलैरिटी थी तो क्या साइन आया था, ये देखो सेम पोलैरिटी में क्या साइन आया है माइनस, ठीक है। और जब पोलैरिटी चेंज कर दी तो यहाँ क्या साइन आया है प्लस। ये फॉर्मूले, हाँ तो ये फॉर्मूले अपनी कॉपी में लिखो, यही चीजें हैं जहाँ पे गड़बड़ होती है। मैंने तुम्हें तीनों केस लेके करा दिए हैं, भाई कोई भी केस आए मेरे स्टूडेंट्स कर पाए। चार्जिंग, यही यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, शेयरिंग ऑफ चार्जेस और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेसिटर, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, नोट कर लो और एक बार रिवाइज करो। फिर मैं एक क्वेश्चन है वो क्वेश्चन तुम लोग करोगे अभी बैठ के हाल की हाल। चलो रिवाइज हो गया, बी कॉमन निकालना तो आ ही गया, बस ये फॉर्मूला याद रखना है, टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज हम किसका देखेंगे, एक तरफ की दोनों प्लेट्स का। मान लो अगर एक और प्लेट लगा दे यहाँ पे सिस्टम में एक और प्लेट लग जाए यहाँ पे, तो तुम्हें घबराना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी। तो इन तीनों प्लेट्स का प्लस ले लेना, ठीक है। मान लो अगर क्वेश्चन में और अगर थोड़ा दिक्कत करना चाह रहा है सवाल, तो एक और कैपेसिटर मान लो लगा दिया उसने, ठीक है, तो तुम घबराओ नहीं। तुम क्या करो, इसी वाली प्लेट के ऊपर अगर Q3 चार्ज है तो टोटल चार्ज Q1 माइनस Q2 प्लस Q3। अब देखो Q1 माइनस Q2, अगर ये पॉजिटिव प्लेट है तो तुम क्या करो, ये प्लस Q3 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट यही कह रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से तुमने क्या निकाल लिया यहाँ पे टोटल चार्ज, और उससे V कॉमन निकल जाएगा। तो घबराना नहीं है, एक प्लेट के चार्ज देख लो एक ही उसमें, और फिर उससे V टोटल चार्ज निकाल दो, टोटल से V कॉमन। तो ये लो, ये सवाल रहा पहला, ये करो। देखो क्या है, दो कैपेसिटर्स हैं, दोनों के पोटेंशियल दिए हुए हैं तुम्हें 20 और कितने 20 वोल्ट एंड 10 वोल्ट, ठीक है। दो कैपेसिटर C1 C2, जिसके एक टर्मिनल ए बी है दूसरे का सी डी है। अब ए को कनेक्ट किया सी के साथ, अब बी को कनेक्ट कर दिया। अच्छा यहाँ पे मैंने मान लो ऐसे है, ये ए बी कैपेसिटेंस है, इस पे यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और ये तुम्हारे पास सी डी प्लेट है, ठीक है, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये सी और ये डी। अब इनको कनेक्ट कर दिया, देखो ए को सी के साथ और बी को डी के साथ। ये सवाल है, करो। ये 20 वोल्ट पे है और ये 10 वोल्ट पे है। ट्वेंटी इसकी C1 plus C2 upon C1 एंड C1 C2 की वैल्यू नहीं दी ना, ये तो देनी जरूरी है। तो C1 एंड C2 की वैल्यू लो तुम, इसकी ले लो 2 माइक्रोफेराड और इसकी ले लो तुम 4 माइक्रोफेराड, ठीक है। चलिए अब करिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है पहले तो, अक्रॉस ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर के पास कितना पोटेंशियल आएगा। फाइनल फाइनल चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, उसके बाद दोनों के पास
यहाँ पे मान लो Q1 डैश चार्ज आएगा और इसके पास Q2 डैश, और ये V कॉमन और ये भी V कॉमन, तो ये चीज फाइंड करनी है। तो पहले V कॉमन निकाल लो, सबसे आसान रहेगा। V कॉमन से तुम चार्ज भी निकाल पाओगे। V कॉमन कितना आएगा? देखो दोनों सेम उससे कनेक्टेड है, सेम पोलैरिटी पे, प्लस से प्लस जुड़ा हुआ है, तो C1 और V1 यानी ये कितना हो गया 40 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 6, 80/6 आ गया, है ना? 80/6 आ गया V कॉमन। यस मैम। अब इससे तुम निकालो Q फाइनल, पोटेंशियल डिफरेंस जब भी तो आएगा। V कॉमन तो आ गया हर कैपेसिटर के अक्रॉस, तो ये आ गया 80/6 इज योर V कॉमन। चलो मुझे चार्ज भी बताओ, कितना चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा? Q1 डैश कितना आएगा? इज इक्वल्स टू CV कॉमन। C कितना है इसके पास? 2 माइक्रोफेराड मल्टीप्लाई V कॉमन कितना है? 80/6। 80/3। तो इसको करो 2 इंटू 80 डिवाइड 3 पे गया है ना ये। सॉल्व करो Q1 डैश, ये कैलकुलेशन। C की वैल्यू रखी, इसके पास देखो Q1 डैश कितना आएगा यहाँ पे, ये Q1 डैश इक्वल्स टू CV कॉमन, तो C कितना है 2, V कॉमन फाइंड कर लिया, तो कितना आ गया Q1 डैश? वैल्यू सॉल्व करके निकाल लोगे। ऐसे ही Q2 डैश निकाल लोगे। Q2 डैश कितना हो जाएगा? 26.6। हाँ, C मल्टीप्लाई V कॉमन, तो C कितना है इसके पास? 4 माइक्रोफेराड, V कॉमन 80/6। ठीक है, ऐसे इस तरीके से Q2 डैश भी आ गया और Q1 डैश भी आ गया और V कॉमन भी आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, और ये आते हैं कैपेसिटर से। ऐसे क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले, तो तुम्हें हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट को पढ़ना है माइन्यूटली। कॉन्सेप्ट के अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं उठा रहा है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। तो हम लोग कल जो क्वेश्चंस करेंगे, दीज क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू, एक तो यही डिस्ट्रीब्यूशन पे, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सीरीज पैरेलल, कॉम्बिनेशंस, और फिर उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स? बट मेरी तुमसे ये गुजारिश है कि अगर तुम एकदम क्लास में ना ब्लैंक मत आया करो, है ना? एकदम ब्लैंक आते हो मतलब मुझे पता है कि तुम पुराना नहीं रिवाइज करके आ रहे हो, तो दिस इज वेरी हार्मफुल। तो आज बैठ के नोट्स रिवाइज कर लेना, पर अगर टेस्ट है तो कोई बात नहीं, टेस्ट का पढ़ लो। इफ यू हैव एनी टेस्ट इन द अपकमिंग वीक, क्वेश्चंस लेके आओ। और हाँ, पढ़ाई शुरू कर दो, क्वेश्चंस करना शुरू कर दो। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन आस्क इन द क्लास। डाउट्स लो भाई, डाउट्स लो। जेई निकालना है, जेई ऐसे नहीं निकलेगा हवा हवा में, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है एवरीवन, so see you in the next class. Hope you guys will study